हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये नवंबर 2022 मंथ का रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो में हम नवंबर महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसके आगे सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये सभी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी है इसको केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। ये जो रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी है इसकी 1977 में स्थापना हुई थी और ये देश का एकमात्र ऐसा रिजर्व है जिसमें किसी बाघ का स्थायी निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बाघ हैं उनकी आवाजाही लगी रहती है। तो यह मध्य प्रदेश के बाघ के लिए आदर्श आवाजाही और पड़ाव का मार्ग है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो ये रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी था यहाँ पर जो है बाघों का आवाजाही लगी रहती थी, लेकिन ये कोई स्थायी निवास नहीं था बाघों का। तो अभी जो है इसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया है। ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, इस बात को याद रखेंगे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में दुधवा है, पीलीभीत है और अमानगढ़, ये जो है इन्हें टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है। तो ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो ये बन गया है रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी था, इसको जो है अब क्या कर दिया है, टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनी रॉक पेंटिंग्स को सुरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, आगरा में स्थित। तो याद रखेंगे आप, आगरा में स्थित है क्या रॉक पेंटिंग्स, इनको जो है धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्र सिंह चौहान जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, इन्होंने क्या किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देखेंगे, ये प्रतीक चिन्ह है। ये जो प्रतीक चिन्ह है इससे उत्तर प्रदेश का जो भी पुलिसकर्मी होगा, ठीक है, कोई भी पोस्ट पर होगा, सिपाही से लेकर के ऊपर तक, तो सभी लोग जो है इसको धारण करेंगे। और ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको नाम क्या दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ से याद रखेंगे, इनसिग्निया। इनसिग्निया जो है, इनसिग्निया इसको जो है नाम दिया गया है। तो इस बात को भी आप यहाँ से याद रखेंगे, क्या नाम दिया गया है, इनसिग्निया जो है इसको नाम दिया गया इस प्रतीक चिन्ह को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। और कहाँ पे किया गया है तो वो भी याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में जो है इसको स्थापित किया गया है और ये 5000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। यह डेटा सेंटर 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका नाम क्या रखा गया है तो वो भी याद रखेंगे, भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 इसको जो है नाम दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे और जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 26 नवंबर से अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में। दोस्तों, सिद्धार्थनगर में अमरगढ़ शहीद स्थल पर आगामी 26 नवंबर से अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, 26 नवंबर से जो है इसका जो आयोजन है वो किया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया गया और मेला गोष्ठी सहित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया। 26 नवंबर को ये क्यों मनाया जाता है अमरगढ़ शहीद स्थल पर जो महोत्सव है, तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? तो 26 नवंबर 1858 को
अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, जिसमें 80 भारतीय शहीद जो है, जो 80 भारतीय सैनिक थे या आप कह सकते हैं जो क्रांतिकारी थे, वो जो है इसमें शहीद हुए। तमाम सेनानी राप्ती नदी में डूब गए। इस लड़ाई में एक अंग्रेज अधिकारी गिफोर्ड और एक घुड़सवार सिपाही भी मारे गए। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे कि जो अमरगढ़ शहीद स्थल है, यहाँ पर हर साल महोत्सव का आयोजन किया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1858 के दिन क्या हुआ था, यहाँ पर जो है लगभग 80 भारतीय शहीद हो गए थे। तो याद रखेंगे आप, सिद्धार्थनगर में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ये रखी गई है 7वें भारत जल सप्ताह की थीम। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत जल सप्ताह जो 7वां था, ये कब से कब आयोजित किया गया, तो वो भी आप याद रखेंगे। अगर हम आयोजन की बात करें, आयोजन की बात अगर हम करें इसके, तो इसका जो आयोजन है वो 1 नवंबर से शुरू हुआ और कब तक हुआ, तो याद रखेंगे 5 नवंबर तक। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक जो है इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, तो वो भी याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 7वें भारत जल सप्ताह। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आवास योजना शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 6 शहरों में। दोस्तों 2 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में ये फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली और कन्नौज में आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। और इस बैठक में बताया गया कि लखनऊ, मथुरा, अयोध्या में आवासीय योजना उत्तर प्रदेश दिवस पर यानी कि 24 जनवरी 2023 को लॉन्च होंगी, जबकि बचे हुए जैसे बरेली, कानपुर, कन्नौज है, यहाँ पर ये जो योजनाएं हैं वो 2023 में ही आएंगी, लेकिन 24 जनवरी को नहीं आएंगी। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में आवासीय योजना शुरू की जाएंगी। शहरों के नाम याद रखेंगे, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली और कन्नौज। अगला है पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। दोस्तों 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर 2022 तक, कब से 30 नवंबर से शुरू होगा और 14 दिसंबर 2022 तक 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पे लखनऊ में किया गया? तो याद रखेंगे कांसीराम स्मृति उपवन आसियाना, यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, पूछा जा सकता है आपसे किस तरह से कि भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ऑप्शन में आपको ये शहर के नाम दिए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे आप, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और कब से कब तक ये जारी रहेगा? तो 14 दिसंबर 2022 तक ये जारी है। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 की थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये जो है इसकी थीम रखी गई है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये इसकी थीम है। भारत हस्तशिल्प महोत्सव में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देसी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट हो गए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि जो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और अभी जारी है, 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 14 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कवक की एक नए वंश की खोज का दावा किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, BHU के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, याद रखेंगे कवक की एक नए वंश की खोज की है किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने? तो ये है BHU के वैज्ञानिक, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला है, संगीत नाटक अकेडमी किस शहर में 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का पहली बार आयोजन कर रही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, याद रखेंगे जो संगीत नाटक अकेडमी है ये लखनऊ में 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का पहली बार आयोजन कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करें आयोजन किया है, ठीक है, हो चुका है इसका आयोजन, तो आयोजन जो है किया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया लखनऊ में? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, तो वो भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर आयोजन की हम बात करें तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है 4 से लेकर के 9, सॉरी ये कितना होगा, 4 से 6 नवंबर, क्योंकि 3 दिवसीय है। तो याद रखेंगे 4, 5 और 6, तो 4 से लेकर के 6 नवंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू जिम कॉर्बेट विकसित करने का
निर्णय लिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों क्या है कि जो जिम कॉर्बेट है वो कहाँ पे है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो जिम कॉर्बेट है ये उत्तराखंड में है। अब जो जिम कॉर्बेट है तो इसका जो कुछ हिस्से हैं वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ हिस्सा जो कि उत्तर प्रदेश में आता है तो उस हिस्से को न्यू जिम कॉर्बेट नाम दिया जाएगा, और ऐसा जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि किस राज्य सरकार ने न्यू जिम कॉर्बेट विकसित करने का निर्णय लिया, तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट में पाए गए। यहाँ जो आप ये इमेज देख रहे हैं इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक चित्र जो है बना हुआ है, इसके अलावा ये चित्र बना हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर भी चित्र हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये चित्र हैं। तो ये जो सारे चित्र हैं ये कहाँ पे मिले हैं, ये चित्रकूट में मिले हैं, और ये सेल चित्र हैं, ठीक है। यानी कि बड़े बड़े जो शिलाएं हैं उस पर ये चित्र जो है अंकित थे। तो याद रखेंगे आप, हजारों साल पुराने जो है इसको बताया गया है, तो ये चित्रकूट में पाए गए हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, ये गोरखपुर के हैं। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो उमा सिंह हैं, इन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में क्या किया है, एक इतिहास रचा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप है इसकी चोटी को इन्होंने साइकिल से फतह किया है, और इस तरह से साइकिल से इस चोटी को फतह करने वाले ये पहले पर्वतारोही बन गए हैं। इस चीज को याद रखेंगे, ये पहले पर्वतारोही बन गए हैं जो माउंट फ्रेंडशिप है साइकिल से फतह करने वाले। बांसगांव तहसील क्षेत्र के गौड़सैरा गांव के रहने वाले उमा सिंह ने 25 अक्टूबर को साइकिल से इस यात्रा की शुरुआत की थी, और ये जो है गोरखपुर से लखनऊ, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए साइकिल से ही 2 नवंबर को मनाली तक करीब 1400 किलोमीटर का सफर इन्होंने पूरा किया। तो इस तरह से ये जो रिकॉर्ड है इनके नाम पर बना, जो माउंट फ्रेंडशिप है इसको साइकिल से फतह करने वाले ये पहले पर्वतारोही बन गए। नाम याद रखेंगे उमा सिंह, और ये हैं कहाँ के, तो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ही जो है साइकिल से जो माउंट फ्रेंडशिप चोटी है उसको फतह किया है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है जिसमें कि हमने सारे क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या लगभग 50 के आसपास है, अगर सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में करेंगे तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हमको रिवीजन करना है तो इसलिए हम इसे जो है शॉर्ट में देखेंगे, ताकि जो ड्यूरेशन है वीडियो की वो भी काफ़ी कम हो जाए, ठीक है। अगर आपको विद डिटेल देखना है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष बने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। दोस्तों ये इलाहाबाद के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब थे, तो इनका ये भी याद रखें क्योंकि अभी तो सेवानिवृत्त थे। तो ये जो है 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है। नाम याद रखेंगे ऋतुराज अवस्थी, और ये क्या बने हैं, तो विधि आयोग के ये अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि साल 2041 तक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 2041 तक जो मथुरा वृंदावन है इसको कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों कब होगा, तो 2023-24 में इसका आयोजन होगा, और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं, तो लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी और नोएडा। यहाँ पर जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की जरूरत पूरी करने के लिए रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है, तो जो रक्त खोज ऐप है ये तैयार किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, MNNIT प्रयागराज, यानी कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। याद रखेंगे MNNIT प्रयागराज के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जो है एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है जो कि खून की ज़रूरत पूरी करने में सहायता करेगा।
दरअसल क्या है इस एप्लीकेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें क्या होगा कि जो भी ब्लड डोनेट करेगा तो इस एप्लीकेशन में वहाँ पर सारी जानकारी होगी। अब जिसको ज़रूरत है तो उसे भी वो उसी एप्लीकेशन पे जाकर के सर्च कर सकता है, जिससे उसे पता चल सकता है कि कौन से ग्रुप का ब्लड ग्रुप जो है अवेलेबल है या कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 2 लोगों को। दोस्तों भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों, क्योंकि ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये जो है प्रदान किया है वर्ष 2021 के लिए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के लिए उन्हें जो है सम्मानित करना, यही इसका उद्देश्य था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से किसको दिया गया है? तो सुमन दुबे और सहायक कमांडेंट लिस्सी अचन कुंजू, इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर देश भर की बात करें तो जो 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है वो कितने को दिया गया है? तो 51 नर्सों को ये पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए, उनमें से यूपी से 2 हैं। ठीक, नाम याद रखेंगे दोनों के। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए आईआईटी कानपुर किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 66वें स्थान पर रहा है आईआईटी कानपुर। दोस्तों क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए जो आईआईटी बॉम्बे है तो ये ओवरऑल 40वें स्थान पर रहा और भारत में शीर्ष स्थान पर रहा, क्योंकि ओवरऑल इसका देखा जाएगा तो ये 40वें स्थान पर है और भारत में शीर्ष पर है। आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली ये 40वें स्थान पर है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी कानपुर और एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा ने टॉप 200 में जगह बनाई है। आईआईटी कानपुर 66वें स्थान पर रहा है और एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा 200वें स्थान पर रहा। इसके अलावा कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालय ने टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है और जो शीर्ष पर रही है ओवरऑल वो है चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये जो है पूरे 100 अंकों के साथ रैंकिंग में टॉप पर है। तो याद रखेंगे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर कौन है? चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी। इंडिया में टॉप पर कौन है? तो आईआईटी बॉम्बे, ओवरऑल 40वीं रैंक है। यूपी की बात करें तो कानपुर इसमें शामिल रहा और एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा, कानपुर है 66वें, नोएडा है 200वें स्थान पे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, वाराणसी में। वाराणसी में किया जा रहा है तमिल समागम का आयोजन। और दोस्तों कब से कब तक इसका जो है आयोजन किया जा रहा है तो वो भी आप याद रखेंगे, 17 नवंबर से। 17 नवंबर से ये शुरू हुआ और 1 महीने तक चलेगा, तो 17 दिसंबर तक जो है ये जारी रहेगा तमिल समागम। ठीक है, 1 महीने का ये आयोजन था। कहाँ पे हो रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, 4.2% जो है बेरोजगारी की दर है उत्तर प्रदेश में। अभी अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम जो बेरोजगारी की दर है वो किस राज्य में रही, तो वो मध्य प्रदेश में रही है और वो कितनी है? तो 0.8% बेरोजगारी रही है मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में प्रयागराज की किस कवि ने सबसे लंबी मसनवी लिख करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, तौकीर जैदी ने। दोस्तों संगम शहर के जो कवि हैं तौकीर जैदी, संगम शहर किसको कहा जाता है? तो प्रयागराज को संगम शहर कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रयागराज के जो कवि हैं तौकीर जैदी, इन्होंने जो है प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के पोते हैं। ये जो प्रसिद्ध कवि थे अकबर इलाहाबादी, उनके ये पोते हैं। तो इन्होंने उर्दू साहित्य की सबसे लंबी मसनवी क्या होता है? तो तुकबंदी में लंबी कथा या कविता, ठीक है, कह सकते हैं मसनवी। जो कविताएं होती हैं, तो जो तुकबंदी कविता होती है लंबी, उसको ही मसनवी कहा जाता है उर्दू की भाषा में अगर देखा जाए। तो ये सबसे लंबी मसनवी लिख करके इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जो मसनवी है इसमें 6184 छंद हैं और ये केवल 103 घंटे में पूरी हुई है। नया रिकॉर्ड 29 अक्टूबर 2022 को हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित और पंजीकृत किया गया। तो याद रखेंगे आप कि सबसे लंबी उर्दू साहित्य की मसनवी लिख करके विश्व रिकॉर्ड जो है किसने बनाया? तो तौकीर जैदी ने बनाया, जो कि कहाँ के हैं? प्रयागराज के रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि राज्य में 15 लाख, कितनी याद रखेंगे आप? 15 लाख महिलाओं को क्या किया जाएगा?
लखपति बनाया जाएगा। ये जो है लक्ष्य रखा गया है और इसी के लिए इस योजना को शुरू भी किया गया है, लखपति महिला कार्यक्रम को। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा कब से शुरू होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 10 जनवरी 2023 से ये शुरू होगी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो वाराणसी से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ तक, असम के डिब्रूगढ़ तक ये सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा होगी। अब अगर इसमें हम देखें कि जो सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा है दुनिया की, तो इसकी लंबाई कितनी है, यानी जो यात्रा है वो कितनी लंबी होगी? तो ये जो है 3200 किलोमीटर, ठीक है, 3200 किलोमीटर की यात्रा है। और इसमें जो टाइम है वो कितना लगेगा पूरा, यानी वाराणसी से स्टार्ट करें डिब्रूगढ़ तक जाने का, तो जो यात्रा है ये पूरी कितनी होगी? 50 दिनों की ये यात्रा होगी। तो आप याद रखेंगे यहाँ से कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा जो है ये कहाँ से कहाँ तक? तो वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलाई जाएगी और दुनिया की सबसे लंबी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए कौन सा शिपयार्ड देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड। तो याद रखेंगे देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन वेसल है, जो कि कोचीन शिपयार्ड इसका निर्माण करेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो वो भी याद रखेंगे 17 से लेकर के 19 नवंबर के बीच जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इनो रेल प्रदर्शनी का ये जो किया गया, तो किस तरह की ये प्रदर्शनी थी? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दुनिया भर से जो रेलवे के क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उस पर यहाँ पर जो है चर्चा की गई। तो इसका आयोजन आप याद रखेंगे लखनऊ में किया गया। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने कपड़े रसायन की बजाय एंजाइम से तैयार करने की एक नई तकनीकी खोजी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर ए.के. पात्रा ने। यानी कि जो कपड़े हैं वो रसायन की बजाय किससे तैयार किए जाएंगे? एंजाइम से तैयार किए जाएंगे। और इससे काफ़ी लाभ भी रहेगा, क्योंकि जब ये जो एंजाइम से बने हुए कपड़े होंगे, जैसे कोई कपड़े खराब हो जाते हैं उसके बाद इसी मिट्टी में अगर फेंका जाता है तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएंगे। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति इसको पहनेगा तो साधारण कपड़े हैं उसके मुकाबले ये आरामदायक भी होंगे। तो इस तरीके से कई सारे इसके लाभ भी होंगे। तो याद रखेंगे आप प्रोफेसर ए.के. पात्रा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में। वहीं अगर हम बात करें कि सेकंड पर कौन सा आता है स्टेट, तो याद रखेंगे आप महाराष्ट्र जो है ये सेकंड नंबर पर आता है, किसमें? गन्ना उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? यानी कोविड के बाद देश में जो नई कंपनियां खुली हैं तो उस मामले में यूपी किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? तो याद रखेंगे आप फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र है यहाँ पर कोविड के बाद सबसे अधिक नई कंपनियां खोली गई हैं। ठीक, तो याद रखेंगे यूपी दूसरे पर है, महाराष्ट्र पहले पर है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब दोस्तों यहाँ पर है कि रामायण सर्किट और महाभारत सर्किट ये है क्या? तो क्या है कि जो टूरिस्ट प्लेस हैं इनको जो है अभी अलग अलग किया जाएगा। जैसे रामायण से संबंधित यानी भगवान राम से संबंधित जो भी टूरिस्ट प्लेस होंगे, जो भी स्थल होंगे, उन्हें रामायण सर्किट नाम दिया जाएगा। और जो भगवान कृष्ण से संबंधित होंगे या महाभारत से संबंधित होंगे उनको महाभारत सर्किट कहा जाएगा। यानी कि जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। जो भगवान राम से संबंधित हैं वो रामायण सर्किट के अंदर आएंगे और जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं वो महाभारत सर्किट के अंदर आएंगे। ठीक, तो याद रखेंगे इस तरह से रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय यूपी सरकार ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसकी डिटेल्ड पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, खेत तालाब योजना। और दोस्तों खेत तालाब योजना के तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें क्या है कि सिंचाई के लिए जो किसान सिंचाई करेंगे तो उसके लिए जो सरकार है
वो उन्हें क्या करेगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, लगभग कहा गया कि 50% की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी किसानों को सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की निगरानी करने के लिए कौन सा GIS पोर्टल बनाने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सृष्टि 2.0 पोर्टल। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल बनाने की स्वीकृति दी है? तो सृष्टि 2.0 पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया गया। और कब से कब तक, तो वो भी याद रखेंगे आप। इसका जो आयोजन है वो हुआ है 19 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक। ठीक है, याद रखेंगे आप। कौन सी है प्रतियोगिता? तो 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ये कहाँ पे आयोजित हुई है? लखनऊ में ये आयोजित हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में हैप्पीनेस पार्क बनने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, लखनऊ में बनाया जाएगा हैप्पीनेस पार्क। अब दोस्तों ये हैप्पीनेस पार्क क्या है? तो यहाँ पर नाम से तो पता चल रहा है कि कोई हैप्पीनेस पार्क, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, खुशी मिलेगी। तो दोस्तों क्या है इस पार्क में कि जो पुराने खेल हैं, जैसे जो पहले के टाइम पे खेले जाते थे, गाँव में आज भी खेले जाते हैं, जैसे गिल्ली डंडा हो गया, ये पुराना खेल होता है। इसके अलावा जो मार्बल से खेला जाता है, कंचे क्या कहा जाता है, वो खेल हो गया। इसके अलावा और भी है, जैसे खो खो हो गया। इसके अलावा जो भी पुराने खेल हैं तो उनकी व्यवस्था जो है इस पार्क में की जाएगी। ठीक है, यानी कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो जो आज की जनरेशन है वो इन खेलों को जो है भूल चुकी है, जानते भी नहीं है, क्योंकि आज क्या है कि आज मोबाइल और टैबलेट का ही यूज अक्सर जो घरों के बच्चे हैं वो करते हैं। लेकिन इस पार्क में क्या होगा, जो पुराने खेल हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। तो याद रखेंगे, हैप्पीनेस पार्क कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 23वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है 23वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का। ठीक है, याद रखेंगे कब से कब तक किया गया? तो ये 18 नवंबर से लेकर के इसका जो आयोजन है वो 22 नवंबर तक किया गया। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में देश में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, शाहजहांपुर ये जो है शीर्ष पर है। दोस्तों जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से जो उत्तर प्रदेश है वो देश में पहले नंबर पर है। इस चीज़ को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर है ये 6,89,990 अंक पाकर जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह में सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने के मामले में देश में नंबर 1 हो गया है। यहाँ पर एक महीने में 28,419 नल के कनेक्शन दिए गए। बुलंदशहर जो है ये किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर कितना नल कनेक्शन दिया गया? तो 6,57,180 नल कनेक्शन नहीं है, ये क्या है? ये है इसका जो अंक दिए गए हैं, ये कनेक्शन नहीं है, क्योंकि शाहजहांपुर में जो अंक मिले हैं वो 6,89,990 हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और जो बुलंदशहर को दिया गया वो है 6,57,180। और जो तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट रहा है वो है बरेली, जिसे जो है 6,19,114 अंक मिले हैं। इसके अलावा शुद्ध पेयजल के साथ साथ सबसे अधिक महिलाओं को पानी जांच का प्रशिक्षण की श्रेणी में जो शाहजहांपुर है ये अव्वल रहा। इसने अक्टूबर में 933 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और शाहजहांपुर आकांक्षी श्रेणी के जिलों में भी भारत में नंबर 1 रहा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एक महीने में सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने के मामले में देश में नंबर 1 जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा, तो ये है शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा अगर ये भी पूछा जाता है कि जल जीवन मिशन में जो उत्तर प्रदेश है ये किस स्थान पर है, तो ये पहले स्थान पर आता है पूरे देश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर बनाए जा रहे भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र को कानपुर वन विमान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। यानी कि चंडीगढ़ में क्या बनाया जा रहा है? भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। और यहाँ पर जो है कानपुर वन जो विमान है इसको जो है धरोहर के रूप में यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र को कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो चंडीगढ़ में ये बनाया जा रहा है, जहाँ पर कानपुर वन जो विमान है इसको धरोहर के तौर पर रखा जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों ये जो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 था, इसमें 22 देशों के, कितने याद रखेंगे आप, 22 देशों के
लगभग कितने, तो 400 से ज़्यादा 400 प्लस विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया, यानी 400 प्लस छात्रों ने यहाँ पर भाग लिया। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे, 22 देशों के जो शोधकर्ता थे, छात्र थे, उन्होंने इसमें भाग लिया है। अगला है, जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य खेल प्राधिकरण बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य खेल प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है, तो वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है जैसे कई सारी फसलें हो गई, जैसे फसलों की हम बात करती हैं, धान है, गेहूं है, इसके अलावा और भी जो फसलें हैं, जौ हो गई, मक्का हो गई, तो इसके जो नए नए उन्नत किस्म के जो बीज हैं उसका यहाँ पर विकास किया जाएगा। और इसके अलावा जो ये विश्वविद्यालय होगा जहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पर छात्र जो है वो शोध का भी कार्य कर सकेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि किस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित होगा, तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब करेगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 से लेकर के 12 फरवरी 2023 तक आयोजन किया जाएगा। किसका, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का, और उत्तर प्रदेश सरकार इसका आयोजन करेगी। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। और कहाँ पे किया जाएगा, तो वो भी याद रखना है आपको, लखनऊ में। लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और अगला है, हाल ही में यूपी में 3 नए पुलिस कमिश्नरेट पर योगी कैबिनेट की मोहर लगने पर कुल कितने शहर इस व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में जो है कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे कुल 7 शहर हैं। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अभी एक बैठक हुई और उसमें जो है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई, यानी यहाँ पर भी अब कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। ठीक है, और अभी तक प्रदेश में अगर देखा जाए तो कितने जिलों में, तो लखनऊ था, कानपुर था, वाराणसी था और नोएडा, यहाँ पर ये व्यवस्था पहले से ही लागू थी। तो इस तरह से कुल अब यूपी के 7 शहर इस दायरे में आ गए हैं। ठीक, तो 7 शहर के नाम भी आप याद रख सकते हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के छात्रों ने चालक रहित कार बनाई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, MNNIT प्रयागराज के जो छात्र हैं उन्होंने एक चालक रहित कार बनाई है, यानी ये जो कार है ये खुद ब खुद चलेगी। यहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ें सेट करनी होंगी, यानी कि जो आपको जहाँ पर जाना है आपको उसको जो है आप क्या कर देंगे, उसको आप सेट कर देंगे और ये जो कार होगी ये खुद ब खुद वहाँ पे पहुँचा देगी। तो ये चालक रहित कार बनाई गई है MNNIT प्रयागराज की जो छात्र हैं उनके द्वारा। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 5 कलाकारों को। अब 5 कलाकार कौन कौन से हैं तो उनके नाम भी देखेंगे। तो अभी दोस्तों देश के प्रतिष्ठित रंगमंच और संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए 128 कलाकारों का चयन किया गया। उत्तर प्रदेश की 5 हस्तियों ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब वो 5 जो हस्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 5 कलाकार कौन कौन सी हैं, तो प्रोफेसर कुमकुम धर, ये भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कार्यवाहक कुलपति भी रहे, नाम याद रखेंगे प्रोफेसर कुमकुम धर। दूसरे कौन है, तो प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व ललित सिंह पोखरियाल हो गए। तीसरे हैं पूर्णिमा पांडे। चौथे हैं हिंदुस्तानी गायक चित्तरंजन ज्योतिषी, और नाटककार सुशील कुमार सिंह को विजेता घोषित किया गया है। तो नाम याद रखेंगे आप सभी के। तो 5 जो कलाकार हैं वो यूपी से संबंधित थे। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या में इसका शुभारंभ किया गया है 41वें रामायण मेले का। दोस्तों ये जो 41वां रामायण मेला है कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो आप यहाँ से आयोजन भी याद रखेंगे। तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है 27 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक, कहाँ पे, अयोध्या में। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम को किस ऐप के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 46 का सी, यानी कि चिकित्सा सेतु ऐप। इसके लिए जो है क्या दिया गया,
ई गवर्नेंस पुरस्कार इसको मिला है। अगला है, प्रदेश के किस शहर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर में जो है प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी, तो याद रखेंगे गोरखपुर। तो दोस्तों ये थे नवंबर महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने यहाँ पर रिवीजन किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है डिटेल्ड में, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, लास्ट 8 मंथ की हो गई या पिछले मंथ की हो गई, तो वो सारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ सुबह, तो उसको भी रेगुलर आप लोग जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।